नमस्कार, मेरा नाम है सनी सरद और आप देख रहे हैं द फॉलो अप। इस वक्त लाइव हम जुड़े हैं आपसे और हमारे साथ हैं संजय मेहता। संजय मेहता एक रिसर्चर हैं। जब से कोरोना संक्रमण का फैला हुआ है तब से सोशल मीडिया पर यह एक मुहिम चला रहे हैं और इनके अनुसार कोरोना बीमारी नहीं, सिर्फ एक भय है और इस भय के आधार पर एक बहुत बड़ा व्यापार किया जा रहा है। और यही वजह है कि हम मास्क लगाकर बैठे हैं और यह बिना मास्क लगाए बैठे हैं। यह मास्क नहीं लगाते और यह मानते हैं कि कोरोना कुछ है ही नहीं। कई बार ऐसा हुआ कि लगातार जब सोशल मीडिया पर यह कैंपेन चला रहे थे तो इनके पेज को भी बैन कर दिया गया। और यही वजह है कि आज हम अपने इस लाइव के टाइटल में लिखे हैं कि कोरोना भय है या बीमारी। सीधा जुड़ते हैं संजय मेहता से और उनसे जानते हैं। संजय, क्या सचमुच कोरोना भय है, बीमारी नहीं है? सबसे पहले तो द फॉलोअप की टीम को बहुत बहुत धन्यवाद कि इस मुहिम में आप लोगों ने मेरी आवाज़ को रखने के लिए एक प्लेटफॉर्म दिया। और जहाँ तक कोरोना एक भय है और बीमारी है, इस सवाल पे सबसे पहले जब भी कोई सवाल करता है तो ये हम लोगों को समझने की ज़रूरत है कि इसका एग्जिस्टेंस है कि नहीं। तो जब 2002 में सार्स CoV वायरस आया इस दुनिया में, तो उस वक्त जब ये वायरस आया तो बहुत ज़्यादा लोगों को नुकसान नहीं हुआ। दुनिया में 774 के आसपास लोग मरे थे। और उसके बाद इबोला जैसे वायरस आए, H1N1 फ्लू का वायरस आया। लेकिन जब ये कोविड-19 का जब आप पूरा ये चरण देखेंगे, स्टेप वाइज देखेंगे, पहले साइंटिस्ट ने कहा कि ये एक नया वायरस है कोरोना वायरस फैमिली का, जिससे हम अवगत नहीं हैं और ये एक नोवल कोरोना वायरस है। बाद में फिर 24 फरवरी को WHO ने इसका नामकरण किया और इसका नाम रखा कोविड-19। जब इसको SARS-CoV 2000 से हम कंपेयर करके देखते हैं SARS-CoV-2 को, चूँकि कोरोना वायरस के SARS-CoV-2 वायरस से कोविड-19 फैलता है, ऐसा विश्व के स्वास्थ्य कर्मियों ने कहा है और WHO के लोगों ने कहा है। तो मेरे बिल्कुल साधारण सा फ्लू है और ये बहुत पहले से हम लोगों के बीच में विद्यमान रहा है। इसमें कुछ नई बात नहीं है कि एक बहुत ऐसा कुछ वायरस आ गया है जिससे लोग परेशान हो जाएंगे और उनको सांस की परेशानी हो जाएगी और लोग मरने लगेंगे। ये बिल्कुल एक तरह से आप कह सकते हैं किसी चीज़ की जब पैकेजिंग होती है तो इस बीमारी की एक पैकेजिंग की गई है और एक बड़े लेवल पर WHO के लोग और इसमें कुछ इंडिया के भी बहुत सारे ऐसी संस्थाएं हैं जो मिली हुई हैं और मैं इसे मानता हूं कि इस बीमारी को पैकेज करके और प्रेजेंट किया गया है और अब इस पे एक बहुत बड़ा बाजार खड़ा किया गया है। ये सिर्फ आप मानते हैं? क्योंकि मानने का तो कोई कुछ भी मान सकता है, सिर्फ आपके मानने से हो सकता है क्या ऐसा? क्या फिर आपको लगता है कि देश और दुनिया की तमाम सरकारें इस चीज को मानती है? अगर मानती है तो फिर इतना जो लॉकडाउन है ये सब क्यों हो रहा है? क्यों कहा जा रहा है कि घर में रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए? जी, जहाँ तक इसको मानने और नहीं मानने का सवाल है, तो जब इसके पीछे हम जाएंगे तो एक इंस्टीट्यूट है अमेरिका में, उसका नाम है द जॉन हॉपकिंस सेंटर फॉर हेल्थ सिक्योरिटी और उसके संबंध बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन से है। और इस संस्था ने अक्टूबर 2019 में एक इवेंट किया, उसका नाम रखा इवेंट 201 और उसमें एक मॉक ड्रिल किया गया कि चूंकि दुनिया में कई तरह के वायरस आते रहते हैं और लोग परेशान हो जाते हैं। दुनिया में मीन्स जितने भी आउटब्रेक्स हुए या पैंडेमिक आए उस वक्त लोग तैयार नहीं थे कि इसकी क्या तैयारियां की जाए। तो भविष्य में ऐसा कोई वायरस आ सकता है जो दुनिया में तबाही मचा देगा और पूरी लाइफस्टाइल जो है सो शिथिल पड़ जाएगी, एयरपोर्ट्स बंद हो जाएंगे, पूरा मार्केट बैठ जाएगा। इस तरह का एक मॉक ड्रिल हुआ। लेकिन उस मॉक ड्रिल में जिस वायरस को चुना गया, उस वायरस में कोरोना वायरस को चुना गया। तो इस पे कई सवाल भी हुए कि जब ये मॉक ड्रिल हुआ तो इन साइंटिस्ट को कैसे पता था कि ये ऐसा कुछ वायरस आने वाला है और इसकी आप मॉक ड्रिल पहले से कर रहे थे। आप जब उस मॉक ड्रिल को देखेंगे, इवेंट 201 को देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि ये बिल्कुल एक सुनियोजित तरीके से इस वायरस को दुनिया में लाया गया। उसके बाद धीरे धीरे पूरे वर्ल्ड में इसका एक व्यापार खड़ा करने का और वैक्सीन का मार्केट खड़ा करने का और जो भी एजेंडा है पूरा UN का 2030 का उसको खड़ा करने का, ये एक पूरा प्रयास नजर आता है। उस पूरे रिसर्च के बाद मैं ये पाता हूँ। तो किस देश को इससे लाभ होगा इस एजेंडा को खड़ा करने से? देखिए, जब आप इस एजेंडा को देखेंगे तो आपको पहले UN का जो एजेंडा है 2030 का, और उसमें जो UN के मेंबर्स कंट्रीज हैं, जो WHO के मेंबर कंट्रीज हैं, तो जब WHO के मेंबर कंट्रीज की आप शर्तें देखेंगे WHO के साथ, तो WHO ये कहता है कि जब दुनिया में कोई तबाही आएगी या फिर कोई बायोलॉजिकल थ्रेट्स आता है, अगर कोई जैविक हमला होता है या कुछ ऐसी जैविक आपदा आती है, तो WHO के गाइडलाइंस को उसके मेंबर कंट्रीज को फॉलो करना होगा। और अभी यही देश में हो रहा है। WHO एक गाइडलाइन जारी करता है, वो इंडिया में ICMR के पास आता है,
ICMR उसे कुछ करके गृह मंत्रालय भेजता है कि देखिए संक्रमण को रोकथाम करने के लिए ये उपाय अपनाने होंगे। गृह मंत्रालय उसको सभी स्टेट्स के चीफ सेक्रेटरी को भेज देता है और चीफ सेक्रेटरी सभी अपने DM को भेज देते हैं। उसके बाद ये पूरा जो है रूल रेगुलेशन जो एपिडेमिक एक्ट है और आपका डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है वो पूरे इन्फोर्स हो जाता है पूरे कंट्री में। तो आप ये कहना चाहते हैं कि कई देश ना चाहते हुए भी इस तरीके का उपाय अपना रहा है? जी बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जो कोविड-19 का वायरस जो एक सितारा है, चमक रहा है, वो तो पहली बार साइंटिस्टों ने दावा किया कि ये वायरस है। पहले सिर्फ कोरोना वायरस था, अब कोविड-19 तो अलग वायरस है। नहीं, कोविड-19 वायरस नहीं है, SARS-CoV-2 वायरस है। कोविड-19 बीमारी का नाम है, चूंकि C वो कोरोना और VI वायरस, तो ये इसका और D हो गया डिजीज, और डिजीज मीन्स बीमारी, और 2019 मीन्स ये बीमारी 2019 में आई, इसलिए इसका नाम कोविड-19 इन लोगों ने रखा। इसलिए ये बहुत कंफ्यूजन है, देश में लोग नहीं जानते कि नोवल कोरोना क्या है, कोरोना वायरस क्या है, कोविड-19 क्या है। तीनों चीजें अलग हैं, ये हम लोगों को समझना होगा। अच्छा, आप जो ये दावा कर रहे हैं कि ये कुछ नहीं सिर्फ भय है, आपका आधार सिर्फ यही है कि इससे पहले एक सेमिनार हुआ और उसमें मॉक ड्रिल किया गया था और उसका नाम कोरोना वायरस रखा गया। नहीं, दूसरी तरफ आप खुद मान रहे हैं कि इसका नाम रखा गया, इस वायरस का नाम वैसा कुछ नहीं। देखिए, मैं कह रहा हूं कि ये बहुत पहले से हम लोगों के लाइफ में एग्जिस्ट करता है। इसकी जब हम जानते हैं कि इसको पूरा देखते हैं तो ये पता चलेगा कि बहुत पहले से इस तरह के लक्षण हम लोगों के बीच विद्यमान रहे हैं। खांसी, जुकाम, सर्दी और सांस की परेशानी लगभग बीमारियों में होती आई है, ऐसा नहीं है। अभी जब हम इस बीमारी को देखते हैं तो आप देखेंगे कि जो 60+, 70+ के लोग हैं, तो आप जब इसको देखेंगे कि जिनको कोविड पॉजिटिव हुआ और जो लोग हॉस्पिटल गए इलाज के लिए, जब उनके आप हेल्थ हिस्ट्री को देखेंगे तो पता चलेगा कि वो कई क्रोनिक डिजीज से पहले से वो ग्रसित थे और उसको कोविड-19 पॉजिटिव बता करके और उस पर हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वाइन और कुछ जो दवाइयां जो WHO ने गाइडलाइन जारी किया, उन दवाइयों का उस पर प्रयोग किया गया। मैं मानता हूं कि ये बिल्कुल एक तरह से एक्सपेरिमेंटल ड्रग का पूरी इंडिया में एक एक्सपेरिमेंट और पूरे वर्ल्ड में एक एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है और उसके बाद फिर अपने वैक्सीन का बाजार खड़ा किया जा रहा है। तो इस मसले पर कोई क्यों नहीं कुछ बोलता है? सिर्फ संजय मेहता जैसे ही कुछ गिने चुने लोग क्यों बोल रहे हैं? सिर्फ संजय मेहता इस पे नहीं बोल रहे हैं, इस पे दुनिया में लगातार विरोध हो रहा है। आप देखें, बर्लिन की सड़कों पे लोग निकल गए, अमेरिका में टेक्सास की सड़कों पे लोग विद्रोह कर रहे हैं, इंडिया में भी कई ऐसे लोग हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं और कई लोग ऐसा सरकार के सामने उन लोगों ने इसका प्रस्ताव भी रखा कि इस पर आप लोग कुछ नई विचार लाइए ताकि लोगों का भय कम हो और इस भय की इंटेंसिटी को कम किया जाए। मैंने भी लगातार प्रधानमंत्री को लिखा, गृह मंत्रालय को लिखा, स्वास्थ्य मंत्रालय को लिखा, झारखंड के CM को लिखा और लोगों से आग्रह किया कि नहीं, इस तरह की चीजों को बंद करना चाहिए और जनता के बीच सच्चाई को रखना चाहिए। धीरे धीरे लोग जान रहे हैं, लोग अब खुद कहने लगे हैं कि नहीं, इस वायरस से ज्यादा तो डर का माहौल खड़ा किया गया है। तो इतनी मौतें जो लगातार हो रही है, हाँ। तो आपका कहना है कि सिर्फ ये कोरोना वायरस के नाम से और भय से लोग मर जा रहे हैं? देखिए, अगर कोरोना वायरस की सच्चाई जाननी है, आप मेरे सामने आप 10 लोग लेकर के आइए और मैं उसे 10 अलग अलग लैब में टेस्ट करवाता हूँ, या फिर हम अभी जितने स्टूडियो में लोग बैठे हैं हम लोग सब टेस्ट करा लें और सब हम लोग 4 अलग अलग लैब में टेस्ट कराते हैं। 4 अलग अलग लैब के अलग अलग रिजल्ट्स आएंगे और जो इसमें टेस्टिंग हो रही है, इसमें पहला टेस्ट है एक एंटीजन टेस्ट जो किट आधारित टेस्ट है। एंटीजन टेस्ट में क्या है कि लैब की कोई आवश्यकता नहीं है, तो किट का रिजल्ट जो है वो बहुत विश्वसनीय नहीं है, वो बहुत गलत परिणाम दे रहा है। उसके बाद जब हम RT-PCR टेस्ट में जाते हैं तो वो तो लैब आधारित टेस्ट है, लेकिन उसका भी परिणाम बहुत गलत आया है। कई लोगों ने जो टेस्ट नहीं कराया, अपना कहीं भी सैंपल नहीं दिया, उनके मोबाइल में ये मैसेज आया है कि आपने टेस्ट कराया था, आपका रिपोर्ट नेगेटिव है या पॉजिटिव है। और एक तीसरा टेस्ट है एंटीबॉडी टेस्ट। वो टेस्ट ये होता है कि जब कोरोना वायरस किसी को हो गया तो क्या बॉडी में उसका एंटीबॉडी बनना हुआ है कि नहीं हुआ है, तो वो कोरोना वायरस कोविड-19 डिटेक्ट करने के बाद का टेस्ट है। लेकिन जो RT-PCR टेस्ट है और एंटीजन टेस्ट है वो विश्वसनीय नहीं है और इसका जो सेंटर पॉइंट है, कोविड-19 के भय का जो सेंटर पॉइंट है वो टेस्टिंग है। टेस्टिंग में बहुत बड़ा फॉल्ट है और इसमें सरकार को ध्यान देना चाहिए कि ये टेस्टिंग से सिर्फ आंकड़ा बढ़ाने से कुछ नहीं होगा, लोगों का डर का स्तर कम किया जाए। तो बिल गेट्स फाउंडेशन का जो डेमो था उससे तो सिर्फ एक संस्थान को फायदा होगा, पूरा मुल्क उसमें, पूरी दुनिया क्यों उसमें पार्टिसिपेट हो गई? बिल गेट्स सिर्फ उस अभियान में नहीं थे, उसमें कई ऐसी संस्थाएं हैं, द वेलकम ट्रस्ट है, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन है, जॉन हॉपकिंस है, ब्लूमबर्ग स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ है, ऐसी कई संस्थाएं उसके साथ है, बट बिल गेट्स इसको लीड कर रही है। आप जब देखिए, कल अनाउंस हुआ है कि बिल गेट्स और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत सरकार ने कुछ अपना डील फाइनल किया है वैक्सीन को लेकर के। तो मुझे ये बताइए कि जब भारत में इस तरह की बातें की जाती हैं कि हम आत्मनिर्भर भारत और रिसर्च को बढ़ावा दे रहे हैं, तो फिर ऐसी क्या परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं कि बिल गेट्स जैसी संस्था, आपको पता होगा कि आंध्र प्रदेश के खम जिले में
जो HPV वायरस के लिए जो वैक्सीन आया था, उसमें बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन पे ये आरोप लगा था कि उन लोगों ने गलत तरीके से बेटियों को वैक्सीनेट किया जो 14 साल तक की बेटियां थी, और उसके वैक्सीनेशन में आंध्र प्रदेश के खम जिले में और गुजरात के एक जिले में कुछ बेटियों की मौत हो गई थी। उस पर संसद की जो 72वीं स्वास्थ्य की अस्थायी समिति की रिपोर्ट है, उसने संसद में बाकायदा ये रिपोर्ट दिया है कि बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन का जो भारत में एक्टिविटी है वो सही नहीं है। और आपको पता होगा कि बिल गेट्स ये दावा करते हैं और उसकी संस्था ये दावा करती है कि हम एक फिलैंथ्रोपिस्ट हैं और फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटी चलाते हैं वर्ल्ड में, हम परोपकारी काम करते हैं। तो फिर लाभ जैसे एजेंडे में वो संस्था क्यों शामिल होती है और सरकार उसका क्यों गुणगान करती है और हमारे प्रधानमंत्री जी उससे क्यों मिलते हैं और क्यों उनसे वार्तालाप करते हैं डिजिटल रूप से? ये बिल्कुल सरकार को जवाब देना चाहिए। 1 देश 2 देश 3 देश ऐसे करके तो WHO का जितना देश है, मान लीजिए, वो तो कई देश ऐसे भी सक्षम है कि वैक्सीनेशन परचेस्ड भी नहीं कर पाएंगे। तो वो लोग फिर अगर इस बात को समझ रहे हैं आप जो कहना चाहते हैं, तो वो लोग भी क्यों डरे हुए हैं इतना? उनके पास तो इतना पूंजी भी नहीं है कि अपने पूरे देश में टीका लगा सके। देखिए, जब आप इंटरनेशनल लेवल पर देखेंगे तो बहुत सारी चीजें संधियों पर आधारित होती है, और जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं वो बिल्कुल एक तरीके से जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं काम करती हैं वो देश से कुछ अपनी शर्तें मनवाती हैं। आप जब देखेंगे कि अभी भारत को 76 अरब रुपए वर्ल्ड बैंक से पैसा मिला हुआ है। अब ये जो 76 अरब रुपए पैसे मिले, अब आप देखेंगे कि वर्ल्ड बैंक और WHO और UN, इन सब का अगर आप रिलेशन, अगर इनको कोरिलेट करेंगे, इनकी क्रोनोलॉजी को समझेंगे, तो पता चलेगा कि नहीं, ये बहुत बड़े स्तर पर सरकारों को कंट्रोल करते हैं। दुनिया में कुछ ऐसी समूह है बड़े बड़े लोगों का जो सीधे तौर पे सरकार को कंट्रोल कर लेती हैं। और अभी मैं ये मानता हूं कि हमारी सरकार जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो बिल्कुल WHO और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन जैसी संस्थाओं से नियंत्रित हो रही है, और उससे नियंत्रित होकर के उस एजेंडे को पूरा कर रही हैं जो उन संस्थाओं का जो एजेंडा है। और वे इसको दरकिनार कर रहे हैं कि यहाँ पे जो बीमारी है वो बिल्कुल अलग तरीके से उसको अलग लेवल पे लेकर के डरा रहे हैं लोगों को। जैसे आप कह रहे हैं कि इस तरीके का कोई एग्जिस्ट नहीं करता और इससे इतना डरना नहीं है, हाँ, मान लीजिए, हाँ, तो डॉक्टर भी इस बात को समझ रहे हैं, जो रिसर्चर हैं, जो लैब कर रहे हैं, फिर भी जब वो जाते हैं किसी पॉजिटिव मरीज का इलाज करने, तो वो जो PPE किट होता है उनको भी पसीना आ रहा है, खुजली हो रहा है, बहुत सारा, फिर भी वो इतना प्रिकॉशन क्यों जानते हैं? अगर मैं जानूं कि आपको छूने से हम बीमार नहीं पड़ेंगे तो आपको छू सकते हैं, बिल्कुल, तो वो डॉक्टर इतना प्रिकॉशन क्यों ले रहे हैं अगर एग्जिस्ट ही नहीं करता कोरोना? देखिए, इस पे मेरा जवाब ये है कि आपको पता होगा कि जब 22 मार्च को इंडिया में लॉकडाउन लगा, मीन्स जनता कर्फ्यू का ऐलान हुआ, और 24 मार्च से जब इंडिया में लॉकडाउन हुआ, तो उसके बाद भारत में उसी दिन से आपदा प्रबंधन अधिनियम और महामारी अधिनियम उस दिन से भारत में लागू हो गया। उसके बाद गृह मंत्रालय ने कुछ आदेश जारी किए कि इस संक्रमण की रोकथाम के लिए कुछ ऐसे दिशा निर्देश हैं जो हेल्थ वर्कर्स को, जो आम लोगों को इसका पालन करना है। अब चूंकि जो ऐसे पद पर बैठे हैं, जो संवैधानिक पदों पर बैठे हैं, जो हेल्थ सिस्टम्स में लोग जो जुड़े हुए हैं, उनकी ये मजबूरी हो गई कि सरकार के गाइडलाइन को हम फॉलो करें। अगर वो सरकार के गाइडलाइन को फॉलो नहीं करते हैं तो हो सकता है कि उन्हें नौकरी से हाथ धोना पड़े। तो इसलिए बहुत सारे लोग इन बातों को बोल नहीं रहे हैं। चूंकि मैं किसी नौकरी में नहीं हूं, लेकिन मैं इस बात को समझ रहा हूं और मैंने कई लोगों से अनऑफिशियली बात किया, उन लोगों ने इस बात को स्वीकार किया है कि वायरस को लेकर के जिस तरह का माहौल और हवा खड़ा गया है, उसकी इंटेंसिटी उस लेवल की नहीं है। और आज आप देख लीजिए, जब भारत में 600 के आसपास केस थे तब भारत में लॉकडाउन हुआ, और उस वक्त जो डर की इंटेंसिटी थी बहुत हाई थी। अभी जब 19 लाख के आसपास आंकड़ा पहुंच गया है और अभी जो है धीरे धीरे लोग अब घर से निकलना शुरू कर दिए हैं, तो अभी डर की इंटेंसिटी कम हो गई है और कोविड-19 का केस बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो फिर ऐसा क्या कारण है कि लोगों का भय कम हो गया? आखिर कुछ तो कारण होगा। आखिर लोगों को ये विश्वास हुआ कि पिछले 4-5 महीने में नहीं, ये संक्रमण जिस रूप में नहीं है उस रूप में भय की इंटेंसिटी नहीं, वो तो आवश्यकता भी हो सकता है ना, लोगों का घर से निकलना हो सकता है, दुकान खोलना हो सकता है, दफ्तर जाना हो सकता है, इसलिए शायद वो भय कम हुआ, या चाह के भी या अनजाने में भी, मतलब बिना चाहे भी लोग अब घर से निकल रहे हैं। तो सरकार को तो इस चीज को समझनी चाहिए थी कि भाई जो लोगों की लाइफस्टाइल है, जो डेली वेज वर्कर्स हैं, जो दैनिक मजदूरी पे निर्भर है, और उनकी जिंदगी को हम लोगों ने लॉकडाउन करके पूरा शिथिल कर दिया है और वो अपना रोजगार और सब कुछ खो चुके हैं, ऐसी परिस्थिति में सरकार को ये विचार करना चाहिए। सरकार कभी अनलॉक करती है, फिर कभी लॉकडाउन करती है, फिर कभी कुछ गाइडलाइन लाती है, फिर कभी कहती है कि इस गाइडलाइन को आप फॉलो करेंगे तभी दुकानों को खोल सकते हैं, फिर कहती है कि शुक्रवार शनिवार को बंद रहेगा, बाकी 4 दिन खोल सकते हैं। ये समझ से परे है कि कोई वायरस सिर्फ सप्ताह में 4 दिन तक अपना असर दिखाएगा और 2 दिन असर नहीं दिखाएगा। ऐसे गाइडलाइन से जनता के बीच में बहुत भ्रम की स्थिति उत्पन्न हुई है। तो जब समिति के लोग बैठते हैं, एक्सपर्ट लोग बैठते हैं, कुछ डॉक्टर बैठते हैं, कुछ अधिकारी लोग बैठते हैं, आपस में चर्चा करते हैं क्या करना है, तो
बेस्ट पॉसिबल वे जो होता है वो उसके अनुसार से गाइडलाइन तैयार कर रहे हैं। अभी तो वही कर रहे हैं, नहीं तो WHO का हूबहू उतार लेते हैं, कहते हैं कि ठीक है जो WHO कह दिया उसको हम मान लेंगे। अभी यही हो रहा है भारत में, जितनी भी गाइडलाइंस जारी हुए आप उसके दूसरे देशों से कंपैरिजन कीजिए और WHO को गाइडलाइंस को देखिए, उसके बाद आपको ये बिल्कुल आभास हो जाएगा कि भारत सरकार ने जो भी गाइडलाइंस जारी किए थे वो कहीं ना कहीं 95% WHO के गाइडलाइंस थे और उसको भारत में किसी तरीके से उसको लागू करा दिया गया और उसके बाद जनता इससे त्रस्त हो गई। तो इतनी मौतें जो हो रही है जी, उसकी वजह आप बोल रहे हैं इससे ज्यादा मौत दूसरे फ्लू में भी हुई, ठीक है, उसको लेकर हम लोग पैनिक नहीं हुए, लेकिन इसको पेंडेमिक का जब अगर दर्जा दिया गया, हाँ, इतनी मौतें हो रही है, अगर जो पॉजिटिव से निगेटिव फॉरेन बॉडी किसी के में जा रहा है, टेस्ट होने पे बता दे रहा है पॉजिटिव है, फिर थोड़े दिन के बाद अगर उसको कुछ डाइट दे रहा है डॉक्टर या कुछ दवा दे रहे हैं, जिंक दे रहे हैं या जो भी दे रहे हैं, विटामिन सी दे रहे हैं, उसके बाद वो फिर जब टेस्ट करते हैं तो वो निगेटिव आता है, तो कुछ तो ऐसा फॉरेन पार्टिकल्स है जो बॉडी में जा रहा है और फिर उसके बाद वो खत्म हो रहा है। नहीं, इसमें मैंने अभी आपको बताया था कि इस पूरे वायरस का जो पॉइंट है वो टेस्टिंग है। हमें ये कैसे पता चला कि कोई कोविड-19 है, पॉजिटिव है? टेस्टिंग से पता चला। मैंने आपको बताया कि 2 टेस्ट हैं, जो RT-PCR और आपको एंटीजन टेस्ट। एंटीजन टेस्ट तो बहुत ही बेकार टेस्ट है, उसमें उसके रिजल्ट्स बहुत गलत हैं, और एक जो RT-PCR टेस्ट है उसके भी रिजल्ट विश्वसनीय नहीं है और कई लोगों को बिना जांच के उसके रिपोर्ट्स दे दिए गए। अब आप कह रहे हैं कि आखिर ये नेगेटिव से पॉजिटिव से लोग नेगेटिव कैसे हो रहे हैं? देखिए, कोई आदमी जब बीमार पड़ता है, जो साधारण फ्लू से भी अगर आप देखते हैं कोई अगर बीमार पड़ा, तो ये नॉर्मल सी बात है कि आप बुखार से कभी 1 महीने पीड़ित नहीं रहते हैं। आप 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन पीड़ित रहे, फिर धीरे धीरे बॉडी में वो एक एंटीबॉडी डेवलप हुआ और फिर वो आपका बॉडी रिकवर कर लेता है। ये इसी तरीके से इस कोविड-19 में जो टेस्ट का जो रिजल्ट्स आता है उसको इन लोगों ने एक प्रारूप तय किया है कि भाई अगर ये स्थिति रही तो ये बॉडी को पॉजिटिव बताएगा, अगर ये स्थिति रही तो ये नेगेटिव बताएगा। उस आधार पे वो पॉजिटिव और नेगेटिव में तब्दील हो जा रहा है और उसको कोविड-19 से पॉजिटिव और नेगेटिव लोग बता दे रहे हैं। लेकिन असल में आप देखेंगे कि अगर कल से अगर इस पूरे कोविड-19 की अगर टेस्टिंग को बंद की जाए, बंद कर दी जाए अगर टेस्टिंग को, अगर हम टेस्ट ना करें और लोगों को साधारण जीवन शैली जैसे लोग पहले जीते थे उसको जीने के लिए छोड़ दिया जाए, तो आप देखेंगे कोविड-19 के केस हमारे आसपास बिल्कुल नहीं दिखेंगे। वो बिल्कुल लोग सामान्य तौर पे जिंदगी जीने लगेंगे और लाइफस्टाइल नॉर्मल हो जाएगी। अच्छा संजय जी, अभी तक आपने जितनी बातें बताई वो व्यवहारिक तौर पे जो तर्क होते हैं, हाँ। जैसे हम गांव गए तो वहाँ एक महिला बोल रही थी कि मोदी जी और चाइना में एक डील हो गया और इसलिए ऐसा हो रहा है, तो आपका तर्क सुनकर भी कुछ इसी तरह लग रहा है। सिर्फ 1-2 तर्क को छोड़ दिया जाए कि इससे पहले एक डेमो हुआ था और उसमें कोरोना का नाम दिया गया था, तर्कपूर्ण बातें क्या है? क्या विदेश में प्रदर्शन हो रही है इसीलिए संजय मेहता लगातार फेसबुक पर लिख रहे हैं, या फिर ऐसा बोलने वाला लोग अचानक से प्रसिद्ध हो जाता है इसलिए संजय मेहता चाहते हैं कि ऐसा बोलकर सब कोई जब अलग है तो हम कुछ हटके करें और बोलें? सवाल बिल्कुल आपका जायज़ है कि तर्कपूर्ण बातें क्या। देखिए, मैं पिछले 5 महीने से मैंने मास्क नहीं पहना है और इस दौरान मैंने यात्राएं भी की हैं। और यात्राएं कहाँ की? आप पटना से रांची आए होंगे गाड़ी से? जी, और लॉकडाउन लगने से ठीक पहले, जब लॉकडाउन 22 को लगा तो 13 से 16 मार्च के बीच में मैं दिल्ली में था, फिर उस बीच में मैं राजस्थान गया था और इस दौरान मैंने कभी मास्क नहीं पहना, जबकि उस वक्त ये सब गाइडलाइन धीरे धीरे लोग फॉलो करना शुरू कर दिए थे। सिर्फ लॉकडाउन देश में नहीं लगा था। मैंने ये फील किया कि तो संजय मेहता क्या मास्क नहीं पहनेंगे कभी? मैं नहीं पहनता हूँ। हाँ, मास्क मैं पहनूंगा कब? जब मैं धूल में जाऊंगा, किसी गंदे एरिया में जाऊंगा, कोयला के एरिया में चला गया, कभी मैं बाइक पे चला गया तो मास्क पहनेंगे उस वक्त। सरकार जो अभी नियम बना रही है जी कि 1 लाख रुपए से अधिक का फाइन भी हो सकता है, ये फाइन व्यवहारिक नहीं है, क्योंकि आपको पता होगा कि अगर जब कोई आदमी उल्लंघन करता है आपदा प्रबंधन अधिनियम का, तो उसमें IPC की एक धारा है 188, उसके तहत लोगों को दंडित किया जाता है। हो सकता है कि उसके तहत मुझे दंडित किया जाए कि मैंने मास्क। उसके लिए तैयार हैं? हाँ, मैं तैयार हूँ उसके लिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपने बताया भी कि सरकार ने कई तरह के घेराबंदी करने की कोशिश की, नियम कानून कायदा कि आपदा के तहत ये हो सकता है। देखिए, तो आप जब ये बोल रहे हैं तो कभी ऐसा हुआ कि कुछ लोगों ने, सरकारी अधिकारी या फिर कोई संस्था आप पर अपोज की और बोली कि आप गलत बोल रहे हैं? कुछ लोगों ने मुझसे कहा कि शुरुआती दौर में जब मैं 24 मार्च से लिखना शुरू किया तो उस दौरान लोगों ने मुझे कहा कि तुम ये क्या लिख रहे हो, ये सही नहीं है। लेकिन अब की स्थिति ये है कि अब काफ़ी लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आपने जो पिछले 4 महीने 5 महीने से जो आपने कहा है
वो बातें अब मुझे सच दिखाई दे रही है और आपकी बातें अब सच लग रही वो है। सिर्फ इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि लोग घर में रहकर तंग आ चुके हैं। उन्हें लगने लगा है कि नहीं, जैसे कि मोदी जी जब बोले थे कि एक दिन के लिए लॉकडाउन रहेगा, जनता कर्फ्यू रहेगा और उसके बाद जो है चैन टूट जाएगा। एक दिन के बाद 2 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना बीत गया तो लोगों के सब्र का बांध टूटा। ऐसा नहीं है कि आप जो कह रहे हैं वो उसके सपोर्ट में लोग आ गए, ऐसा भी तो नहीं हो सकता। देखिए, मैं पहले आपको एक बात बताता हूँ कि ये जो पूरे लॉकडाउन के प्रारूप को आप देखेंगे तो ये लॉकडाउन का प्रारूप मैं नहीं मानता कि इसे सरकार के गृह मंत्रालय ने उसको तैयार किया। सरकार के गृह मंत्रालय ने उसे आधिकारिक रूप से अपना मुहर जरूर लगाया है, अपना सिग्नेचर जरूर किया है, बट ये जो लॉकडाउन का प्रारूप है ये अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के द्वारा दिया गया प्रारूप था और इसे भारत में लागू किया गया और इसकी जो टाइम पीरियड थी वो 70 से 80 दिनों तक का था कि इसको 70 से 80 दिनों तक इस लॉकडाउन को किसी तरीके से यहाँ पे करना, उसके बाद अनलॉक का प्रोसेस चलेगा। अभी आप देखिए कि लॉकडाउन हट गया, उसके बावजूद भी फिर संक्रमण क्यों बढ़ गया? अगर लॉकडाउन से संक्रमण रुक जाता है और लोगों के गैदरिंग से संक्रमण रुक जाता है तो इसका मतलब कि ये आंकड़ा इतना अधिक नहीं बढ़ना चाहिए था। सरकार ने लॉकडाउन भी लगाया और संक्रमण का आंकड़ा भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, तो फिर क्या कारण है कि ये बढ़ रहा है? तो इसलिए मुझे लगता है कि ये टेस्टिंग के कारण जो ये पूरा आप प्लान देखेंगे तो टेस्टिंग से इस आंकड़े को एक तरीके से मेरे ख्याल से बढ़ाया जा रहा है। आप क्या मानते हैं कि कोरोना है ही नहीं या फिर है लेकिन ज्यादा डरना नहीं चाहिए इससे? मैंने आपको शुरुआती तौर पे कहा कि इस तरह की लक्षण वाली बीमारियां हमारे जीवन में बहुत पहले से मौजूद रही हैं। कोविड-19 बिल्कुल कुछ अलग तरीके की बीमारी नहीं है, ये एक संक्रमण है, वायरस ऐसा फैला है विश्व में। मेरा मानना ये है कि इस तरह की बीमारी बहुत पहले से हमारे जीवन में विद्यमान है, उसको एक नया रूप दिया गया, उसकी पैकेजिंग की गई और इसे कोविड-19 बीमारी नाम दिया गया। मतलब पैकेजिंग करके एक बाजार बनाया गया। जी, ये तो हर कोई बोल रहा है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से, जिस किसी को भी ज्ञान। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की बात नहीं है। अगर आप किसी संस्थाओं का रिसर्च पढ़ेंगे, रिसर्च देखेंगे, उसकी पूरी प्लानिंग देखेंगे और उस क्रोनोलॉजी को समझेंगे और उसके बाद आखिर ऐसा क्या कारण है कि जो मैंने 4-5 महीने पहले जो मैंने भविष्यवाणियां की थी वो आप मेरे फेसबुक पोस्ट, मैंने जो भी रिपोर्ट्स लिखे अपने ब्लॉग पे, अपने फेसबुक पे, आप उसको पढ़ करके देखिए, आपको मेरे 4-5 महीने पहले की भविष्यवाणियां अभी सच होती हुई प्रतीत होंगी। तो वो मैंने कोई ऐसी बेतुकी बात नहीं कहा था, मैंने उसको रिसर्च किया और उसको लिखा कि ऐसा भविष्य में हो सकता है और वो चीजें हुई। तो इससे मेरा विश्वास और पुख्ता हुआ कि सरकार कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से मिली हुई है। लेकिन मेरा वही आखिरी सवाल आपसे यही है कि तर्क क्या है? आपके पास कोई टेक्निकल तर्क है? हाँ, टेक्निकल तर्क ये है कि अगर सरकार अभी तुरंत इस टेस्टिंग वाले पूरे खेल को बंद करके लोगों को आम साधारण जिंदगी जीने दे। संजय मेहता के पास तर्क क्या है कि कोरोना नाम का कोई पहले से ऐसी बीमारी है? इसका तर्क कुछ है कि बस सिर्फ आप लिख रहे हैं और बोल रहे हैं? 2002 में सार्स भी आया और उसके लक्षण से ये 70-80% मैच कर रहा है और उस बीमारी से बहुत ज्यादा कुछ नहीं हुआ। इसलिए मैं मानता हूं कि ये जो SARS-CoV-2 वायरस की जो बात की जा रही है जिससे कोविड-19 फैलता है, ये कोविड-19 उसी तरीके का संक्रमण का एक सिम्टम्स का एक हिस्सा है और ये बिल्कुल अलग नहीं है उससे। साधारण ये फ्लू है, जुकाम है और जिनको भी खतरा आप बता रहे हैं, जिनके भी मौत का आंकड़ा जो बढ़ रहा है, आप उसमें देखेंगे कि 60 से 70 से ज्यादा वाले जो लोग हैं उनका डेथ हुआ है। इस पे भी जब आप एक चीज और, लेकिन इसमें एक सवाल मेरा यही होगा कि शुरुआती दौर में वही लोग क्यों संक्रमित पाए गए जो विदेश से आए थे, या फिर वही लोग संक्रमित पाए गए जो विदेश से आए लोगों के संपर्क में थे? इसका मतलब तो साफ है कि संक्रमण विदेश से आया और फिर उनके संपर्क में आए लोगों के तक फैला। ये तो इस बात को पुख्ता करता है ना कि संक्रमण है जो आया था। मेरी बात मान लीजिए कि अभी भारत की आबादी लगभग 138 करोड़ के आसपास है। इस पूरे 138 करोड़ की अगर आप टेस्टिंग कर देंगे तो आपको कम से कम 25-30 करोड़ लोग कोविड पॉजिटिव मिलेंगे। मैं कह रहा हूं कि ये बहुत पहले से हम लोगों के बीच में विद्यमान है, कुछ नया चीज है ही नहीं। ये सिर्फ इसकी पैकेजिंग करके और इसको कोविड-19 बीमारी नाम दे करके और ये एक बाजार खड़ा कर दिया गया, ये मेरा मानना है। कोरोना वायरस तो एग्जिस्ट करता है, पहले भी किताब में हम लोग पढ़ते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप जैसे कह रहे हैं कि मैं मास्क नहीं पहना, इतना ट्रैवल किया, इतने लोगों से मिला, पर हमको कुछ नहीं। तो जो इसका दावा कर रहे हैं कि कोरोना वायरस एग्जिस्ट करता है, वो भी कहते हैं जिसका इम्यून सिस्टम मजबूत है उसको डरने की ज़रूरत नहीं है। तभी तो लोग अब विटामिन सी, गिलोय, तुलसी ले रहे हैं। और दूसरी बात, क्या आपके पास कोई ऐसा डाटा है कि कितना लैब टेस्ट हो रहा है? एक आदमी का अगर मान लीजिए 4 जगह टेस्ट हुआ तो 4 में से 2 लैब पॉजिटिव, 2 नेगेटिव, कोई ऐसा डाटा? या फिर कोई ऐसा डाटा कि जो कम उम्र में भी लोग कोरोना से मर रहे हैं तो उनमें क्या बीमारी थी या बीमारी की मुख्य वजह क्या बनी? देखिए, इस पे मेरा जवाब ये है कि WHO ने लगातार ये गाइडलाइन जारी किया और बाकायदा भारत सरकार ने भी जारी किया कि कोरोना छूने से, थूकने से
बात करने से या सांस लेने से ये कोरोना वायरस फैलता है या कोविड-19 की संक्रमण जो है उसका फैल जाता है। मुझे एक छोटा सा मैं उदाहरण दे रहा हूँ कि मैंने देखा एक आंकड़ा कल ही मैं पढ़ रहा था कि भारत में जनवरी 2020 से अभी तक लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा बच्चे जन्म ले लिए। अब जिन बच्चों का जन्म हुआ वो निश्चित तौर पर उसकी माँ उसको स्तनपान करा रही होंगी, और अगर करोड़ों बच्चों ने जन्म लिया है तो उनकी जितनी माँ है वो निश्चित तौर पे सामान्य जिंदगी जो जी रही होंगी, वो बच्चा उसके पेट से लिपटा है, वो साथ में सो रहा है, माँ उसको स्तनपान करा रही है, लेकिन उस बच्चे में कोविड-19 का संक्रमण कई ऐसी खबरें ना के बराबर आई हैं। तो फिर जब बच्चे में ये संक्रमण नहीं पहुंच पाया, तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि ये जो सारी बातें हैं जो हम कहते हैं कि नहीं बोलने से फैल जाता है या सांस लेने से फैल जाता है या फिर ड्रॉपलेट से फैल जाता है, ये आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं एक बिल्कुल जो मेडिकल साइंस है उसने एक तरीके से लोगों को साइकोलॉजिकली बहुत वीक कर दिया है कि नहीं ये मैं मेडिकल साइंस के एक्सपर्ट्स हूँ इसलिए आप हमारी इस गाइडलाइन को मानिए, नहीं तो आप कोविड-19 से संक्रमित हो जाएंगे। डाटा है आपके पास पेश करने के लिए? जी मैं डाटा दिखा सकता हूँ इसका, मुझे कितना कोई डाटा आपको याद हो तो आप मौखिक रूप से बता दें कि कितने जगह एक आदमी ने 4 टेस्ट कराया हो, 4 में 2 पॉजिटिव 2 जगह। देखिए आज मैं सुबह एक रिपोर्ट पढ़ रहा था इंदौर का, उसमें मैंने देखा कि एक आदमी ने टेस्ट ही नहीं कराया, उसको कोविड-19 का पॉजिटिव आया। फिर मेरे एक मित्र तो मोबाइल नंबर जिसका फीड कर देंगे उसके पास एसएमएस चला जाएगा। बिना सैंपल का कैसे कोई नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है? नहीं मैं बता रहा हूँ, मैं अपना सैंपल दिया हाँ। लेकिन मोबाइल नंबर आपका दिया, चूंकि आप टेस्ट करा नहीं रहे तो वो मैसेज आपके पास चला जाएगा। नहीं मेरा मानना है कि जब किसी ने, ठीक है वो मान लिया कि किसी का नंबर दिया, लेकिन जब हम किसी की टेस्टिंग की भी देख रहे हैं, जब आप देखेंगे कि किसी ने टेस्ट कराया 2 अलग अलग जगहों पे। अभी कुछ दिनों पहले एक डॉक्टर अतुल कोठारी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये सीधे दिखाया कि मैंने 2 जगहों से टेस्टिंग कराया है और ये 2 टेस्ट की रिपोर्ट्स है, एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है। मैं कह रहा हूँ, मेरा दावा ये है कि मेरे सामने कुछ 100 लोगों को लाया जाए और उसके 4 अलग अलग लैब में टेस्ट किए जाए, उसके रिपोर्ट्स अलग अलग आएंगे, ये मेरी 100% गारंटी है। मरने वालों का डाटा कुछ तैयार किया है, क्या एज ग्रुप है? जी मरने वालों का डेटा जो मैंने देखा, शुरुआत में आपको एक चीज याद होगा कि इटली के डेटा पे लोगों को डराया गया, इटली में इतने लोगों का डेथ हो गया है इसलिए हम लोगों को संभल जाना चाहिए। बट जब आप पूरे वर्ल्ड का डेटा देखेंगे तो इटली पूरी दुनिया में ऐसा एक कंट्री है जिसमें सबसे जो बूढ़े आबादी के लोग हैं वो दूसरे नंबर पे हैं वहां पे। अब उसमें जो डेथ रेशियो हम देखते हैं तो 99% लोग जिनका डेथ हुआ वो पहले से किसी ना किसी बीमारी से ग्रसित थे। अगर उसमें भी फिर देखते हैं तो 88% 90% लोग जो थे वो 60 से अधिक वाले थे। इंडिया में भी जब आप शुरुआती तौर पे देखेंगे, मैंने शुरुआती तौर पे ये आंकड़ा देखा था कि 78 से 83% लोग जो थे वो 60 से अधिक वाले थे। बीच में चूंकि जब कुछ आंकड़ा आया और आपने देखा होगा कि अगर आपके बाइक एक्सीडेंट भी हुआ है तो कोविड-19 का टेस्ट करेंगे, उसके बाद अगर आप किसी नॉर्मल बीमारी से भी ग्रसित हैं तो पहले कोविड-19 का टेस्ट करेंगे, उसके बाद फिर आपका इलाज करेंगे। और ये आंकड़ा जो बढ़ रहा है ये इसलिए बढ़ रहा है कि ICMR ने एक गाइडलाइन जारी किया 10 मई 2020 को। उस गाइडलाइन में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने लिखा कि अगर किसी की डेथ कोविड-19 पॉजिटिव रिजल्ट आने से पहले हो जाती है और वो अगर हॉस्पिटल में एडमिट है, अगर उसमें कुछ ऐसा सिम्टम्स दिखाई पड़ता है कि वो कोविड-19 से संक्रमित था तो उसके काउज ऑफ डेथ में कोविड-19 लिख देना है। और इस तरह से ये गाइडलाइन सभी हॉस्पिटल्स को जो ICMR का है वो देश में दे दिया गया। अब अगर कोई कैंसर पीड़ित भी है, अगर उसको गलती से कोविड पॉजिटिव आ गया और अगर वो कैंसर से उसका डेथ हुआ, उसके काउज ऑफ डेथ में कोविड-19 लिख दिया गया। तो बहुत अलग अलग बीमारियों से जो डेथ हुई है उसको काउंट कर लिया गया कोविड-19, और ये कोविड-19 के डेथ के आंकड़े में उसको दिखा कि कोविड-19 से इतने लोग बीमार पड़ गए हैं। और इस तरह से ये आंकड़ा दिखा करके जो डर की इंटेंसिटी है वो देश के भीतर बढ़ गई और लोग डरने लगे। तो देश की नहीं, एक मेरा सवाल है, तो इसका मतलब संजय मेहता और आपके सरीके कुछ लोग हैं, उनको छोड़कर पूरा विश्व जो है एक षड्यंत्र रच रहा है। पूरे विश्व में इसके खिलाफ आवाज उठ रही है। आप टेक्सास में देखिए, पिछले 4 महीने से लोग विरोध कर रहे हैं, वहां पे बर्लिन की सड़कों पर लोग विरोध कर रहे हैं। मैंने ये देखा आपके इस कंट्री में, तजाकिस्तान में आपने देखिए कि वहां पे पपीते के सैंपल को भेजा गया जांच के लिए तो उसका पॉजिटिव आ गया। तो ये कहीं ना कहीं टेस्टिंग में प्रॉब्लम है। और देखिए टेस्टिंग की, चूंकि ये लोग मानते हैं कि ये बीमारी पहली बार आई, ठीक है, और अगर एक बार अगर किसी की टेस्टिंग हुई, उसका रिपोर्ट अगर पॉजिटिव आया, ठीक है, मान लिया कि कुछ दिनों के बाद उसका रिपोर्ट नेगेटिव आ जाता है, लेकिन जब आप इस पूरे प्रकरण को टेस्टिंग के पॉजिटिव और नेगेटिव को समझेंगे
तो आपको ये समझ में आएगा कि बहुत सारे ऐसे केस थे जो अलग अलग बीमारी से ग्रसित थे और किसी कारण से हॉस्पिटल गए, उनका कोविड-19 टेस्ट हुआ, उनको पॉजिटिव बताया गया, फिर वो कोविड पॉजिटिव में काउंट कर लिए गए, और फिर अगर उनका किसी कारण से दुर्भाग्यवश डेथ हो गया तो उसको कोविड-19 के डेथ में काउंट कर लिया गया। तो ये तो ठीक है, आप कह रहे हैं कि आईसीएमआर का गाइडलाइन हो गया कि इस तरीके से जो भी मौतें होंगी या कोरोना वायरस में उसको काउंट कर लेंगे। हाँ, ठीक है। हाँ। लेकिन आप जैसे मान रहे होंगे के भी दिमाग में खड़ा, तो आप ये कहना चाहते हैं कि 4-5 संस्था दुनिया की मिली जो WHO को गाइडलाइन मतलब देती है, फंडिंग करती है, हेल्प करती है, और जिन देशों में WHO काम करता है या वो संस्थाएं काम करती है वहां बाध्य कर दिया कि आप इसको फैलाइए। जी, इसी WHO पे मैं एक बात कहना चाहता हूँ। तुर्कमेनिस्तान एक कंट्री है, वहाँ पे WHO के कुछ प्रतिनिधि गए, वहाँ के स्वास्थ्य मंत्रालय ने WHO के प्रतिनिधियों को अपने देश से निष्कासित कर दिया और अपने देश में मास्क को बैन कर दिया, और जो मास्क पहन रहा है वहाँ की सरकार उसको जेल भेज रही है। वहाँ की मीडिया से यह अनुरोध किया गया कि कोरोना वायरस शब्द का किसी भी खबर में इस्तेमाल ना करें, कोविड-19 शब्द का किसी भी खबर में इस्तेमाल ना करें, और जो भी ऐसा कुछ करेगा, अगर सड़कों पर मास्क पहना हुआ दिखेगा तो उसको जेल भेज दिया जाएगा। कुछ दिनों पहले ये खबर दैनिक भास्कर में भी आई, और जब वो सब कुछ वहाँ किया गया तो वहाँ पे स्थिति नॉर्मल हो गई, सब नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। WHO को उन लोगों ने वहाँ से खदेड़ करके भगा दिया। तो अगर हम देखते हैं कि जब हम WHO गाइडलाइन को फॉलो कर रहे हैं तो हमारे सामने जो परेशानियां हैं वो बढ़ जा रही हैं, और जब नॉर्मल हम लाइफस्टाइल को आ जाते हैं जीने में तो फिर सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। तो इसमें कहीं ना कहीं ये बात तो स्पष्ट हो जाती है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है और सरकार सच छुपा रही है। मान लीजिए एक हादसा बताते हैं, धनबाद में एक ही परिवार के 5-6 लोगों की मृत्यु हुई जी। सब अलग अलग एज ग्रुप के थे जी। हर कोई क्रिटिकल बीमारी से परेशान नहीं था, पहले से पीड़ित नहीं था जी। तो ये अचानक एक ही परिवार का इतना लोगों को मर जाना है। जी। जी, साधारण वायरस का तो असर नहीं बता सकते ना? बहुत अच्छा सवाल है, और इस पे मुझसे सवाल पूछे गए। मुझसे बोला गया कि आप इसका एक रिपोर्ट लिखिए, आप इस पे अपनी जवाब दीजिए कि आप कहते हैं कि कोरोना वायरस से लोग नहीं मर सकते हैं। और मैं मानता हूं कि चूंकि इसका आप देखेंगे जब डेथ का आंकड़ा तो बहुत, मैंने जब उस पर रिपोर्ट को देखा तो पता चला कि उसकी माँ पिछले 2-3 सालों से बीमार थी और उनका उम्र 88 वर्ष था, और उनका इलाज बहुत लंबे अरसे से चल रहा था। अब किसी 88 वर्ष की महिला का अगर 2-3 सालों से इलाज चल रहा है तो निश्चित तौर पे उसमें कोई अलग बीमारी थी। उनका डेथ हुआ, उसके बाद जिनको कैंसर था, उसके बाद फिर मैंने जब ये पता किया कि उसमें एज ग्रुप कितना था तो पता चला कि, उसके बाद फिर मैंने पता किया कि इसमें जो लोगों का डेथ हुआ है उसका कारण क्या है। तो फिर मैंने वहाँ के सिविल सर्जन का स्टेटमेंट पढ़ा, जो धनबाद के उस हॉस्पिटल के सिविल सर्जन का स्टेटमेंट था। उन्होंने खुद अपने स्टेटमेंट में कहा कि जितने लोगों की डेथ हुई है वो सभी पहले से किसी ना किसी बीमारी से ग्रसित थे, और जब कोई डेथ होता है तो मेरा सरकार को एक चैलेंज है कि सरकार किसी भी डेथ ऑडिट जनता के सामने रखे। सरकार सीधे कहती है ये कोविड-19 से डेथ कर गया, जबकि सरकार उसके डेथ ऑडिट को नहीं दिखाती है। उसमें कौन कौन सी बीमारियां थी, किस बीमारी के प्रभाव से वो मरा है, किस बीमारी का सबसे ज्यादा प्रभाव या दुष्प्रभाव उसके बॉडी पर पड़ा है, ये नहीं बताते ये लोग। तो आखिर सरकार डेथ की ऑडिट रिपोर्ट क्यों नहीं जारी करती है? और डेथ का ऑडिट रिपोर्ट जारी जाए, सारा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो आप ये कहना चाहते हैं कि बस आईसीएमआर का जो गाइडलाइन आया कि इस दौरान जो भी मृत्यु होगा कोविड-19 उसमें रीजन लिख दिया जाएगा, बस यही वजह है कोविड के मरीजों का मौत का इतना आंकड़ा हमारे देश में फैल गया? देखिए, कोविड-19 सबसे पहले तो डेडली वायरस है ही नहीं, इससे लोग मरते ही नहीं है। ये तो खुद आईसीएमआर भी बोलता है, डॉक्टर भी बोल रहे हैं कि ये डेडली नहीं है। लेकिन उनके लिए डेडली है जो जिनमें कोई दूसरा प्रॉब्लम पहले से एग्जिस्ट कर रहा है। अब मैं बताता हूँ इसमें क्या हो रहा है। नहीं, मैं अंतिम बात कहना चाह रहा हूँ कि जो दवा कोविड-19 के मरीज पे जो प्रयोग किया जा रहा है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वाइन, वो एक मलेरिया की दवा है, और मलेरिया रोधी दवा का प्रयोग कोविड-19 के पेशेंट के ऊपर किया जा रहा है। अब कोविड-19 के पेशेंट के ऊपर जब मलेरिया रोधी दवा का हम उपयोग करते हैं तो वो उसके हार्ट पे कुछ अटैक करता है। अब मुझे ये बताइए कि अगर कोविड-19 का इलाज हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वाइन से संभव है तो वैक्सीन की जरूरत क्या है? और अगर हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वाइन से ठीक नहीं होती है बीमारी तो फिर इसका ट्रायल क्यों किया जा रहा है? इसलिए मैं मानता हूं कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वाइन जो दवा है उससे भी कुछ दुष्प्रभाव मरीजों पर पड़ा है,
और कुछ मरीजों की डेथ जो है वो आप कह सकते हैं कि इस ड्रग ट्रायल के कारण भी हो गई हैं। तो कुल मिलाकर आप जो व्यवहारिक बातें बाजार में घूम रही है, हाँ। चाहे वो बीमारी से जुड़ी हुई हो या फिर मरने से जुड़ी हुई हो, तो आप उसी को जोड़कर एक टेक्निकल टर्म में अपना तैयार कर लिए हैं परिभाषा कि कोविड-19 कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ भ्रम है, और इसी को लेकर एक मुहिम लगातार चल रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि संजय मेहता के मन में पहली बार ये कब आया कि कोविड-19 कुछ भी नहीं है, यह सिर्फ एक भय है? देखिए, मैं लगातार इस पे दिसंबर से जब ये वायरस आया था मैं कुछ लिख नहीं रहा था, लगातार मैं पढ़ रहा था। लेकिन जब देश में लॉकडाउन लगा तो उस वक्त मैंने इटली के लॉकडाउन के पैटर्न को उस वक्त मैं पढ़ रहा था, और जब मैं भारत में जब देखा कि जनता कर्फ्यू का ऐलान हुआ है और सरकार ने ये कहा कि हम लॉकडाउन लगा रहे हैं, तो फिर जब मैंने उस पैटर्न को कंपेयर किया और जो पाबंदियां देश में लगाई गई उसको कंपेयर किया, तो मुझे लगा कि जो इटली की जो इंटरनल रिपोर्ट्स मैं देख रहा हूँ और जो यहाँ की जो रिपोर्ट्स देख रहा हूँ, तो मुझे लगा कि नहीं, कुछ जो है वो गड़बड़ है। और उसी दौरान फिर मैंने फैसला किया कि नहीं, मैं अब लिखना शुरू करूँगा। तो फिर मैंने जनता कर्फ्यू के बाद से 24 तारीख से इसके खिलाफ में लिखना शुरू किया कि नहीं, ये बिल्कुल एक तरीके से बहुत वैश्विक एक खेल है, और डेथ ऑडिट नहीं जारी करके सरकार भी इस डेथ के आंकड़े को कोविड-19 से डेथ बता रही है। मतलब आप मांग कर रहे हैं सरकार से ही कि बिल्कुल जारी होनी चाहिए। आप मुझे ये बताइए कि अगर कोई पेशेंट जाता है कैंसर का इलाज के लिए या किसी दूसरी बीमारी के इलाज के लिए, टीबी के इलाज के लिए, तो जब उसका डेथ सर्टिफिकेट जारी होता है तो उसमें काउज ऑफ डेथ होता है ना भाई, कि कैंसर हो से इनका डेथ हुआ है या टीबी से इनकी डेथ हो गई। अभी आप बता रहे हैं कि कोविड-19 से इसकी डेथ हो गई, लेकिन उसके पूरे ऑडिट को तो आप बताइए कि उसमें पहले कौन सी बीमारी थी, कौन सी बीमारी का ज़्यादा प्रभाव रहा, और आप सिर्फ किट के आधार पर एक टेस्ट करते हैं और कोविड पॉजिटिव बताकर उनके डेथ पे आप उसको काउंट कर लेते हैं। तो आपने एक तो पॉजिटिव काउंट का आंकड़ा बढ़ाया, उसके बाद एक डेथ का भी आंकड़ा बढ़ा लिया। तो इस तरह से ये आंकड़ा बढ़ता चला जा रहा है, इसलिए ये 19 लाख का आंकड़ा हम लोगों को दिखाई पड़ रहा है, बट इसकी सच्चाई अलग है। तो क्या लगता है कि इस सच्चाई से, जो सच्चाई आपके मन में है, हालांकि हम सब तो नियम कानून और कायदे के तहत बंधे हुए हैं और हम लोग बोल भी नहीं सकते और बोलते भी नहीं हैं, हम लोग तो यही इसलिए मास्क पहनकर आपसे बात कर रहे हैं, क्योंकि कल ही मुख्यमंत्री ने यह जनता से अपील की है कि मास्क पहनिए और अधिकारियों से कहा है कि इसे कड़ाई से पालन कराइए। आपको क्या लगता है कि ये जो सच्चाई है, जो आप सोच रहे हैं या फिर बोल रहे हैं, ये जनता के सामने आने में और कितना वक्त लगेगा? क्योंकि आप कह रहे हैं कि आप भविष्यवाणी कर रहे हैं, तो एक भविष्यवाणी ये भी कर दीजिए। देखिए, जनता अब इसको जान चुकी है और मैं मानता हूं कि अक्टूबर नवंबर तक इस पूरे खेल का पर्दाफाश हो जाएगा, पब्लिक भी इसको जान जाएगी। और मेरा ये अपना एक मत है कि अच्छा, अक्टूबर नवंबर तक पर्दाफाश होगा, मतलब सरकार नहीं स्वीकारेगी और फिर स्वतंत्र नहीं छोड़ेगी, भाई अब ठीक हो गया, अब ठीक। हाँ, लेकिन लोग फिर जान जाएंगे कि अब ऐसा कुछ है नहीं। हाँ। कि अब चूंकि बहुत लोग ये अब स्वीकार नहीं करेंगे कि घर में रहें अपने रोजी रोजगार को छोड़ करके, उनको अपना लाइफ भी तो जीना है। और जब आप देखें, सपोज अगर 1 अरब और 38 करोड़ की आबादी को आप अचानक से मास्क पहनने कहते हैं और कहते हैं कि आप 24 आवर जहाँ भी मिलो तो मास्क पहनो, तो मुझे लगता है कि अचानक से अगर ऐसी किसी आबादी को हम मास्क पहनाना शुरू कर देंगे 4-5-6 महीने लगातार, तो कुछ अलग नई बीमारियां भी जन्म लेंगी। हो सकता है किसी को अस्थमा हो जाए, हो सकता है कि अगले 1 साल के बाद ऐसा आंकड़ा आ जाए कि भारत में फेफड़े के रोगी बढ़ गए हैं, ऐसा कुछ आंकड़ा सामने आ सकता है। ऐसा आंकड़ा आ सकता है कि अस्थमा का जो रोग है वो बहुत बढ़ गया है। मैं मास्क के समर्थन में सिर्फ इस बिंदु पर हूँ कि धूल पर जाऊँगा, कोयले के क्षेत्र में जाऊँगा, कभी बाइक चला लिया, जैसे लोग पहले सामान्य तौर पर भी मास्क पहनते थे, तो उस तरीके से मास्क को पहनेंगे। बट अभी ये कहना कि घर में पहनो, ऑफिस में पहनो, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करो, तो मुझे नहीं लगता कि इससे कोई संक्रमण रुकता है। और अगर ये संक्रमण इतना खतरनाक है तो इतनी आसान चीज़ों से रुकेगा नहीं, और अगर इतनी आसान चीज़ों से रुक जाता है तो इसका मतलब संक्रमण खतरनाक नहीं है। दो बातें हैं, इसलिए मेरा ये मत है कि डर की इंटेंसिटी बहुत अधिक है। तो बिल्कुल ये थे संजय मेहता। जैसा कि शुरुआती परिचय में ही हमने बताया था कि यह रिसर्चर हैं, अलग अलग बिंदुओं पर, अलग अलग टॉपिक पर रिसर्च करते रहे हैं। संजय मेहता की एक पहचान यह भी है कि लॉ के स्टूडेंट रहे हैं और बरही विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी के टिकट पर चुनाव भी लड़े थे। अभी जितनी भी बातें आप तक पहुंची संजय मेहता के माध्यम से, यह संजय मेहता का सोचना था, इनका मत है और अपना विचार है।
द फॉलो अप इससे कोई संबंध नहीं रखता। इनकी बातें चूंकि ये सोशल मीडिया पर लगातार उठा रहे थे तो हम आप तक पहुंचाए, और इसलिए हमने लिखा कि आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप पूछिए। अगर अब तक भी आप सवाल नहीं पूछ पाए हैं तो आप सवाल भेजिए। हम कोशिश करेंगे कि फिर से एक बार संजय मेहता से बात करके इनकी बातें या फिर इनका जो जवाब है वो आप तक पहुँचाए। और अंतिम में हम यही अपील करना चाहेंगे कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल जिस तरह से फिर से आप सबों से अपील की है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क पहने, और जो सरकार की तरफ से गाइडलाइन जारी हो रहा है उसका पालन करें, क्योंकि हम आप सभी नियम, कानून, कायदे और सरकार के जो तमाम तरह के ये नियम बनाए गए हैं उसमें बंधे हुए हैं। और जब तक सरकारी तौर पे यह स्वीकार नहीं होता कि कोरोना संक्रमण बीमारी नहीं, भय है, तब तक हम यही अपील करेंगे। शुक्रिया।